ओके, वेलकम टू साइक्सएम। और मैं आपको इसमें मेन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए दिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आंसर राइटिंग करेंगे, जिसकी भी मेंस है साइकोलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड एंड अदर कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू राइट मेंस एग्जामिनेशन फॉर यूपीपीसीएस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन। सो साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ आपको मैं थोड़ी बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन को रखने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको कोई इश्यू भी ना आए और आप इसे इजीली कंप्रिहेंड कर पाए द प्रोसेस। सो इमेजिन कीजिए, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है, राइट, और वो बहुत सारे एक्टर को ऑडिशन के लिए बुलाता है, डिफरेंट एक्टर्स को, और सबको एक सिंपल सी स्क्रिप्ट दी जाती है दैट यू विल डिलीवर दिस डायलॉग एंड यू हैव टू से शूट दिस विलन स्टैंडिंग इन फ्रंट यू राइट नाउ। सो एक्शन डायरेक्टर बोलता है, डायरेक्टर कुछ डायरेक्टिव्स देता है और बोलता है ओके सो नाउ एक्शन। और सारे जितने भी आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑडिशन के लिए, वो सभी लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं एंड दे जस्ट गो पिक अप द गन, डिलीवर द डायलॉग एंड डू द टास्क। फिर भी आप ये सोचिए कि डायरेक्टर उसमें से ऐसे ऑडियंस में से जितने भी आए हैं देने के लिए, उनमें से ऐसे एक वो चूज़ क्यों करता है जो उस कैरेक्टर को प्रॉपर्ली प्ले कर पाया है? बिकॉज़ ही गिव सर्टेन डायरेक्शन, सर्टेन डायरेक्टिव्स एंड दैट पार्टिकुलर पर्सन स्टूड ऑन दोज़ ग्राउंड। इसीलिए ये देखा जाता है कि कास्टिंग जो की जाती है वो डिफरेंट, मतलब कास्टिंग डायरेक्टर की बात हो रही है, तो मैं ये आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सिमिलर वे में जब हम मेंस के आंसर राइटिंग करते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि डिस्पाइट नोइंग ईच एंड एवरीथिंग एंड डिस्पाइट डिलीवरिंग परफेक्टली, यू थिंक दैट यू हैव रोट एवरीथिंग परफेक्टली, बट योर मार्क्स आर नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसा होता क्यों है? तो ऑब्वियसली आपको भी पता है, ऐसी बात नहीं है कि आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टिव्स का क्या रोल होता है। अभी चूंकि ये साइकोलॉजी से रिलेटेड चैनल है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज डायरेक्टिव्स यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी, तो पहला मैं आपको दिखाता हूँ। सबको पता होता है बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, लेकिन अब इसमें आप इन डायरेक्टिव्स पे फोकस कीजिए। एक्सप्लेन, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट एंड कंपेयर, दीज आर डिफरेंट डायरेक्टिव्स, राइट। बट आपकी कंसेप्ट एक यूनिफॉर्म है, क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आप कंटेंट को अगर लिख देते हैं ना, तो वो आपकी डायरेक्टिव्स के डिमांड को पूरा नहीं करता है। कंटेंट रिच आंसर होनी चाहिए, लेकिन ये होने से आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है कि जैसा मैंने बताया कि एक्टर कुछ सर्टेन एलिमेंट लाता है जो डायरेक्टर को पसंद आता है, और वो उसकी डायरेक्शन पे अच्छा उतरता है, मतलब डायरेक्टिव को उसने फॉलो किया था, इसीलिए उसे लिया जाता है। सिमिलर यहाँ पे है कि अगर आपने जो डायरेक्टिव्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपने लिखा है, तो आपको मार्क्स मिलेगी। अदरवाइज इवन दो यू डू हैव द कंटेंट एंड यू डू नो द आंसर, बट आपको मार्क्स कम मिल सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि मतलब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है दैट विल बी इन मॉड्यूल 2, वीडियो में भी लंबी जा सकती है, बट मैंने इनकॉर्पोरेट किया है डिफरेंट डिफरेंट सेम ही कंसेप्ट के अराउंड डिफरेंट डायरेक्टिव से ये आंसर। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले मैं आपको डिफरेंट डायरेक्टिव्स को समझाता हूँ। मैंने इसलिए ये प्रेजेंट किया सो दैट यू डू नो दैट आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट say 10 directives which everyone else also talking about, and then they don't provide the content, they don't explain the concept properly, that how the answer should be written, and just go on। तो मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि how to even write this overall content using these directives, right। तो पहले हम डायरेक्टिव को थोड़ा समझते हैं कि आखिर क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया कि ये सारे डायरेक्टिव हैं, ये आपने और भी देखा होगा, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली इवेलुएट, आपने ये सब देखा होगा। तो इसको थिंकिंग ऑपरेटिव के रूप में आप इसको समझिए। देखिए, ऑब्वियसली डिक्शनरी मीनिंग के रूप में अगर आप सिर्फ इसे देख लेते हैं, जैसे कई सारे ऐसे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट भी पड़े होंगे जिसमें आपको बता दिया जाता है कि हाँ डायरेक्टिव ये है, आपको ये करना है, और आप फिर अपना हेड स्क्रैच करते हो कि आई गॉट दी थिंग बट आई डोंट नो हाउ टू इवन प्रोसीड यूजिंग दिस डायरेक्टिव, राइट। तो मैं आपको ये चीज़ सिर्फ डेफिनेशन तक नहीं सीमित रखना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट यू टू इवन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ एंड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी डायरेक्टिव। मैं आपको मॉडल आंसर भी दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा सो दैट आप भी अपने से ट्राई कर पाएँ। तो ये एक्चुअली हमारा अभी का वो प्रोसेस रहेगा। आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा जाने वाला है, बट स्टिल मैं इसे कोशिश करूँगा कि मैं आज कम से कम 2 मॉड्यूल को कंप्लीट कर पाऊँ। सो अब ये देखिए कि जो
मेन डायरेक्टिव्स आपने देखा होगा वो एक्सप्लेन, डिस्क्राइब एंड इलैबोरेट रहता है। इसका क्या रहता है कि जिसमें थिंकिंग लेवल आपका नॉलेज, एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग वगैरह के वो आसपास है। ऐसे ही जितने भी हैं डिस्कस, इलस्ट्रेट, ये सारे सर्टेन वो होता है कि आपको समझाना है। अगर एक्सप्लेन किया है तो समझाना है, इसको आप क्लैरिटी के साथ ये कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि ये डायरेक्टिव है एक्सप्लेन, तो इसको समझाइए और स्पष्ट कीजिए, सिंपल समझाइए। मेन इसमें डिमांड क्या है, जब आपकी ये डायरेक्टिव आप देखते हैं तो आपको जिस कंसेप्ट के बारे में पूछा गया है उसको आप क्लियर, लॉजिकल और सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर में आप समझाएंगे। जैसे कि आपको ऑब्वियसली डिफिनेशन इंक्लूड करना है, उसके बारे में कुछ सर्टेन बैकग्राउंड देनी है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, यू हैव टू राइट दैट। मैकेनिज्म जो प्रोसेस है और डिफरेंट रिलेवेंट एग्जांपल जो उस थ्योरी या उससे रहता है, और देन आपका कंक्लूजन रहता है। बेसिक पार्ट सबको पता रहता है। जैसे कि एग्जांपल है कि एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो सबसे पहले आप ऑब्वियसली क्लासिकल कंडीशनिंग की डिफिनेशन देंगे यहाँ पे। फिर पैवलोव का थोड़ा-सा देंगे, जिसने ऑब्वियसली बैकग्राउंड है कि किसने डेवलप किया है वह। दीज़ आर द कंपोनेंट्स, राइट? यूसीएस, यूसीआर, सीएस-एनसीआर, कंडीशन, रिस्पॉन्स, कंडीशन, स्टिमुलस, ये आपको पता है। और जो एसोसिएशन होता है, एक्विजिशन वगैरह और एक्सटिंक्शन जो है, वो मेन इसके ओवरऑल मैकेनिज्म है। और उसके बाद आपको थोड़ा-सा एक एग्जांपल कोई देना है, और देन आप ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल एप्लीकेशन के साथ इस कांसेप्ट को कंक्लूड करेंगे। तो अब ये समझिए कि अब कई बार क्या होता है ना कि मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स की, एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है, उसमें भी क्रिटिसिज्म डाल रहे हैं। अभी आपको ये नहीं करना है। देखिए, हमारे साइकोलॉजी की जो बुक्स होती है या इवन कई डिफरेंट सारी बुक्स भी, उसमें मेन क्या होता है कि एक थ्योरी के बाद जनरली आपने क्या देखा होगा कि एक थ्योरी है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो उसके बाद आप ऑपरेंट कंडीशनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो बुक्स जो लिखा गया है वो आपको ये ध्यान में रख के लिखा गया है कि आपको क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन कर दिया गया है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस और क्रिटिसिज्म दी जाती है, ताकि आपको ये पता चले कि लॉजिकल ऑर्डर में दूसरी थ्योरी की नीड हमें क्यों पड़ी, राइट? तो बुक इस चीज़ को ओरिएंट करके लिखा गया है। बट आपसे अगर एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को पूछा गया है, तो आप वो नहीं सारा इंक्लूड करेंगे कि देयर वर सर्टेन लिमिटेशंस इन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड दैट्स व्हाई वी नीडेड सर्टेन डिफरेंट थ्योरीज। वो आपको नहीं करना है। ईच एंड एवरी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन, एट लीस्ट फॉर लर्निंग, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज लर्निंग की टॉपिक में अगर आप देखें तो जितने भी थ्योरी हैं वो अपने आप में किसी न किसी कंपोनेंट ऑफ लर्निंग को दिखाते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी होता है, ऑब्वियसली ओसी इज देयर, सीसी इज देयर। तो सबका अपना अपना कुछ रोल है। ऐसा नहीं है कि वो थ्योरी गलत है। मतलब थ्योरी का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट एक्सप्लेन बाय दैट पर्टिकुलर थ्योरी, इसीलिए हमने दूसरी थ्योरी की हमें नीड हुई। तो हमें वो नहीं जाना है कि ऑटोमेटिकली आप क्रिटिसाइज नहीं करने लगेंगे ऑपरेंट की, चाहे क्लासिकल की, जो भी आपको पूछा गया है। तो इसमें आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, और उस टाइम में आपको इतना देना है जितना डायरेक्टिव आपको दिया गया है। नेक्स्ट डायरेक्टिव आप देखिए, जैसे डिस्क्राइब रहता है, इसमें क्या रहता है कि आपको, मतलब हिंदी में बोलते हैं, वर्णन करना होता है, और ऑटोमेटिकली आपको डिस्क्राइब करना है उसमें। स्ट्रक्चर इसकी यही है कि डिफिनीशन दीजिए, कंपोनेंट्स दीजिए, इसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्जांपल और कंक्लूजन। बड़ा सिमिलर सा आपको लगेगा, लेकिन आप गौर से अगर देखिए तो जैसे मान लीजिए अभी मैं क्लासिकल कंडीशनिंग आपको प्रॉपर दिखाता हूँ इसका। अभी इसको एक डिफरेंट कंसेप्ट से समझते हैं। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसमें आप क्या-क्या शामिल करेंगे अगर आपको डिस्क्राइब करना दिया गया? तो जितनी भी एसपीसीएफ, जितने भी कंपोनेंट हैं, जितनी भी ऑपरेशनल स्टेज होती है, मतलब जितनी भी स्टेज है, वो तो आप करेंगे ही, और उसमें एज रेंज के साथ कुछ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक भी देंगे। तो ये आपका काफ़ी हो गया। मतलब आपको इससे ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना है कि कल्चरल एस्पेक्ट है जहाँ पे बच्चों में ये कॉग्निटिव सेम फ्लो नहीं देखा जाता है या देखा जाता है, वो आपको नहीं करना है। तो डिस्क्राइब आपका ये करता है। अब यहाँ पे देखिए, वर्णन कीजिए, मतलब जो आपको दिया गया है उस थ्योरी के बारे में, जितना आपको पता है, और जितना विदाउट क्रिटिसिज्म, और इसके अलावा आप कैरेक्टरिस्टिक को बस डिस्क्राइब करते हैं। बट इलेबोरेट में आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एकदम एक्सपैंड करना पड़ता है कि एक-एक चीज़ को आप बढ़िया से बताएँगे। मतलब बेसिक एक्सप्लेनेशन तो आपका रहेगा ही, साथ में डिटेल्स आएगा, उसकी मैकेनिज़्म आएगी, कुछ एग्ज़ाम्पल्स लेंगे और उसकी इम्प्लीकेशन लेंगे। अब जैसे कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन है, तो एक लाइन डेफिनिशन नहीं है कि मैस्लो की कंसेप्चुअलाइज़ेशन थी, और सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन एक अबव हायरार्की में रहता है, टॉप पे जब हम बेसिक नीड्स वगैरह सारा पूरा कर लेते हैं, वैसा नहीं है। आपको देखिए, हायरार्की में जो पोज़ीशन है, वो बतानी पड़ेगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बतानी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम सेल्फ एक्चुअलाइज्ड इंडिविजुअल। उसके लिए क्या-क्या हमें पहले सर्टेन स्टेज को पूरा करना है, बेसिक नीड हमारी होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम, ये सब सारी नीड हमारी पूरी हो गई होगी, इसके बाद हम हायरार्की में बढ़ते हैं। तो मैं अभी डिटेल में कंसेप्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको अभी स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप ये समझ के रखिए कि जब इलैबोरेट आपको करना है, तो आपको डिटेल में उसको समझाना है। अब आते हैं हम डिस्कस की तरफ, राइट? इसमें क्या होता है कि हमें डिस्कस करने के लिए मतलब एक तरह से जैसे देखते हैं ना आप डिस्कशन,
आप 2 आदमी बैठ गए हैं और उस थ्योरी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं आप। जैसे कि अगर बैलेंस्ड डिस्कशन अगर प्रस्तुत करना होता है तो उसमें ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन मस्ट बी देयर, मल्टीपल डायमेंशन होती है, इम्प्लीकेशंस होती है और बैलेंस प्रोड्यूस करना है। जैसे एक सर्टेन आप मान लीजिए कि अभी प्रिवेलेंस ऑफ से क्राइम रेट अगेंस्ट वीमेन या कुछ भी अगर है, तो उसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों हो रहा है, जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। और उसके बाद हम मल्टीपल डायमेंशन देखेंगे कि किस किस तरह के फैक्टर्स होते हैं, सर्टेन फैक्टर्स होते हैं। एक पर्टिकुलर फैक्टर नहीं होता है कि इफ से समवन से कि सर्टेन अटायर को लेके है या कुछ नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन होते हैं। ठीक है, प्रिपरेटर की माइंडसेट भी है, डिफरेंट सिचुएशंस है जिसके कारण वो हो रहा है। तो बहुत सारा ऐसा सिनेरियो, ज्योग्राफिकल लोकेशन, बहुत बहुत कुछ वो हो जाती है। तो मतलब कहने का है ये है कि मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, तो आपको एक डिस्कस करना है। इसमें कोई सही गलत को आपको अभी नहीं ये करना है, ना ही अपनी जजमेंट। आप बस ये दिखाइए कि जो आपको लग रहा है। तो अभी आप ये देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्कस द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग, मतलब सीखने में जो है, सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट का क्या रोल है। अब ऑब्वियसली आप जानते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, सब कुछ होता है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि रीइंफोर्समेंट का मीनिंग क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होती है, इसके बिहेवियरल इफेक्ट क्या होते हैं। अब इसको एजुकेशन सेटिंग में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन में, एज यू नो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वगैरह किस तरह से बिहेवियर को मॉडिफाई करने में मदद करती है, और सर्टेन लिमिटेशन है। तो आपने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, डिस्कस किया, पूरे मतलब मल्टीपल डायमेंशन यहाँ पे देखिए, जितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं उसको आपने इंक्लूड किया। अब देखिए इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उसकी चर्चा आपको करना पड़ेगा। तो मतलब अपने आप से इसमें आपको पूछना पड़ेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अगर मैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट को छोड़ देता हूँ तो क्या मेरा आंसर कंप्लीट रहेगा? आंसर इज नो। आपको जो कोई और बंदा है जिसने इसको इंक्लूड किया हुआ है, ही और शी विल गेट मोर मार्क्स देन यू ऑब्वियसली। तो ये डायरेक्टिव का रोल हो जाता है। इसी तरह एनालाइज का हम देखते हैं, सेवेंथ डायरेक्टिव इन आवर केसेस, एनालाइज। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी टॉपिक को अगर मीनिंगफुल कंपोनेंट में आप ब्रेक करते हैं, राइट, और उसके बीच में जो एसोसिएशन है, मतलब रिलेशनशिप है, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 में, उन सब के बीच में आप रिलेशनशिप देखते हैं और उसके इम्प्लीकेशन को एनालाइज करते हैं, राइट। तो इसके मेन कंपोनेंट क्या है, किस प्रकार से रिलेटेड है, और रिलेशनशिप क्यों मौजूद है इसके मैकेनिज्म में, और हमारे जो इस्टेब्लिश्ड एविडेंस है वो क्या कहती हैं, और अगर कोई अल्टरनेट इसका एक्सप्लेनेशन मौजूद है या नहीं, किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी फेनोमेना का। तो अब इसको भी हम थोड़ा सा इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में देखते हैं। तो इंटेलिजेंस के कंपोनेंट, क्रिएटिविटी के कंपोनेंट, आप सबको ब्रेक करेंगे। उन सबको बीच में आप डिफरेंट एसोसिएशन देखेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि कंसेप्चुअल रिलेशनशिप जो है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप क्या दिखता है कि अगर सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अगर है नहीं तो क्रिएटिविटी वो नहीं होगी। ये मतलब ऑब्जर्व्ड है, ये प्रूवन है कि यू नीड टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इन ऑर्डर टू बी अ क्रिएटिव पर्सन। तो वो आपका थ्रेशोल्ड्स हाइपोथेसिस जो आ गया उसमें आ जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है ये। जनरल इंटेलिजेंस की भूमिका क्या होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है। अब ये नहीं कि अगर आपसे पूछा गया कि एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, आप लगे बैठ के स्पीयरमैन थ्योरी लिखने, डिफरेंट डिफरेंट 2 फैक्टर जितना भी है सब कुछ लिखने लगे, मल्टीपल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस सब कुछ इलेबोरेट करने नहीं। आपको इंटेलिजेंस का ओवरऑल क्रिएटिविटी को गोल मतलब सामने रखते हुए उन दोनों के बीच में देखना है कि रिलेशनशिप किस तरह से काम कर रहा है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन पूछता है कि क्या है, ठीक है? क्या डिस्क्राइब दिस फिनोमेना, तो आप बताते क्या हो रहा है इस फिनोमेना में। बट एनालिसिस पूछता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रिलेशनशिप है। तो ये एनालाइज का डिफरेंस समझिए इसके बीच में। अब देखिए एग्जामिन क्या होता है कि आप उसका ओवरऑल ऑब्वियसली एग्जामिन कीजिए, परीक्षण कीजिए कि किसी भी इशू या प्रोपोजिशन या थ्योरी में आर्गुमेंट का क्लोज और सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करना ही ये ओवरऑल आपको दिखाता है। इसमें क्या करना है कि इशू को आप इस्टेब्लिश करते हैं, जो रिलेवेंट थ्योरी है उस इशू से रिलेटेड उसको आप एक्सप्लेन करते हैं। आप सर्टेन एविडेंस देंगे जो सपोर्टिव एविडेंस होगा आपका, और लिमिटेशन, काउंटर आर्गुमेंट्स जो भी है उसको देखते हुए आप रीजन कंक्लूजन दे देंगे। तो इसमें क्या है, जैसे रोल ऑफ अनकॉन्शियस प्रोसेस इन ह्यूमन बिहेवियर। तो अब आप ये देखिए कि इसमें क्या है, जितने भी रिलेवेंट थ्योरी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल साइकोएनालिटिक पर्सपेक्टिव आ जाएगा इसके पीछे। तो हमें सिर्फ साइकोएनालिटिक को ही अगर रिप्रोड्यूस कर देते हैं तो फिर हमारा ये काफ़ी नहीं होगा। इसमें हमको क्या होगा कि प्रपोजिशन, आपने कुछ प्रपोजिशन दिया तो उसको रिलेवेंट साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एविडेंस की सहायता से एग्जामिन करना होगा, राइट। जैसे आपने एक प्रपोजिशन दिया कि अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और जो चाइल्डहुड में हमारा ट्रॉमा रहता है उसके कारण जो हम लेटर फेज ऑफ लाइफ में हम ह्यूमन बिहेवियर जो हमारा रहता है वो भी मतलब हमारा इम्पैक्ट पड़ता है इससे। कई बार आपने देखा होगा कि चाइल्डहुड एक्सप्लॉइटेशन वगैरह के कारण जो ह्यूमन का ओवरऑल रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है।
तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ये अनकॉन्शियस प्रोसेस के कारण ही उसकी बिहेवियर में इम्पैक्ट पड़ रही है। तो आपने ये प्रोपोजिशन दिया कि ड्यू टू द चाइल्डहुड ट्रॉमा द करंट रिलेशनशिप इज नॉट एज गुड एज इट शुड हैव बीन। तो उसको अगर आपने दिया है तो आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव उसमें लाते हैं, फ्रॉइड की साइकोएनालिटिकल थ्योरी, और एविडेंस भी आप देते हैं, देयर आर वेरियस रिकॉर्डेड एविडेंस, तो उससे आप एग्जामिन करते हैं कि हाँ ये चीज़ है। बट इसमें आप एक चीज़ याद रखिए कि यू आर नॉट मेकिंग conclusive argument that this is the core truth of every human being who have gone through certain such kind of trauma will have an impactful human behavior with his counterpart। तो ऐसा नहीं, आप ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं, आपने एक प्रपोजिशन दिया, उसको आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ एविडेंस के साथ आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अब आता है हमारा मूल्यांकन का, मतलब इवेल्युएट करने का। तो अब जैसे एविडेंस दिया और कुछ क्राइटेरिया के आधार पर थ्योरी, एक्सप्लेनेशन, इंटरवेंशन, प्रपोजिशन की वैल्यू, वैलिडिटी, सब कुछ। अब जैसे यहाँ ऊपर वाले में ही अगर आप देखें तो उसकी वैलिडिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी, इफेक्टिवनेस और सिग्निफिकेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। तो इसका फ्रेमवर्क डिफरेंट हो जाता है। इसमें आपने थ्योरी दिया, उसका एविडेंस दिया, स्ट्रेंथ दिखाते हैं कि क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ है, बट लिमिटेशन भी शो करते हैं। फिर कुछ अल्टरनेटिव आता है कि नहीं, हमारे पास ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जैसे हो गया, और आप यहाँ एक इवेल्युएटिव इसमें जजमेंट आप देते हैं। बोलते हैं ना कि मतलब यू डोंट गेट टू इवेल्युएट मी वाइल यू योरसेल्फ हैव सर्टेन लेवल ऑफ बैगेज और कुछ भी। तो आप वहाँ पे आप अपना जजमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, इससे पहले जितने भी डायरेक्टिव्स हैं मैंने कहीं भी उसमें ये मेंशन नहीं किया है कि यू नीड टू पुट योर जजमेंट इन दी आंसर, बट हेयर यू विल हैव टू ऐड योर जजमेंट टू। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी को आपको पूछा गया कि इवैल्यूएट द कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी, तो आप रिलेवेंट डायमेंशन देखिए कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे, मतलब जैसे जो हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन माइंड एज अ कंप्यूटर के साथ, जो एलटीएम एसटीएम वगैरह का, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ओवरऑल बिहेवियर को समझने में कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। हमने अगर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी लाया है, उसमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया है, और कुछ प्रैक्टिकल एविडेंस है। जैसे डिसीजन मेकिंग में आप बहुत सारे रिसर्च ऐसे अगर आप देख रहे होंगे तो डिसीजन मेकिंग में आपने देखा होगा टेम्पोरल अरेंजमेंट वगैरह का भी किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेशन को आप लिखेंगे, और कुछ अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव कॉग्निटिव के अलावा आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखेंगे, और जो भी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है इसका वो आप नोट करेंगे। तो ये इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क आया इसमें। अब देखिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑब्वियसली इसी में आपको ये आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना, दिस इज योर जजमेंट पार्ट। ये जो है ये आपका जजमेंट पार्ट है। ये यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है, स्ट्रेंथ लिमिटेशन से ही। तो ये आप इसमें आप अपना इंक्लूड करते हैं कि क्या क्या इसकी अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आ सकती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्टिव के ऊपर, जो क्रिटिकली इवेल्युएट है, मतलब आलोचनात्मक। अभी देखिए यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्रिटिकली इवेल्युएट जहाँ भी देखे ना, लोगों में मतलब एक स्टूडेंट्स में क्या रहता है, मिसकंसेप्शन है कि वेन एवर दे सी द क्रिटिकल इवेल्युएशन दे थिंक दैट दे विल हैव टू राइट समथिंग नेगेटिव, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, आपको उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो जजमेंट है अपना देते हुए कि क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, और उसमें आपको दिखाना है कि हाँ ठीक है, ये कुछ सर्टेन चीज़ है जो लगता है कि नहीं ये गलत डायरेक्शन में है या नहीं होना चाहिए था, बट ये ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज नेगेटिव ही होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत सारी है, बट सर्टेन लिमिटेशन के कारण मुझे लगता है कि इसमें अगर अल्टरनेटिव डाला जाए तब ये बेहतर काम कर सकता है। तो ये आप एक तरह से उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट अगर आता है आपके पास तो उसकी आइडियल स्ट्रक्चर होती है ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन तो आप दीजिएगा, कोर थ्योरी जो भी है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन जो भी रहा, उसके सपोर्टिंग एविडेंस, अब मेथोडोलॉजिकल और कंसेप्चुअल स्ट्रेंथ जो हो गई, लिमिटेशन हो गया, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस हो गए, जो अल्टरनेट थ्योरी आए हैं, उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस है, जैसे साइकोएनालिटिकल थ्योरी की बात की जाए तो अभी कंटेम्प्रेरी में क्या रिलेवेंस उसका है, और ओवरऑल जजमेंट दीजिएगा। जो पास किया जाता है कि फ्रॉइड की जो ओवरऑल पूरी मैकेनिज्म थी वो एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर एरिया के अराउंड थी, तो उसको आपको ये करना पड़ेगा कि इंडियन सोसाइटी में ऐसा ये काम नहीं करता है। तो आप इस तरह से आप समझ रहे हैं, मैं अभी पूरा डीप में नहीं जाता हूँ, बट आपको डिफरेंट एग्जांपल के साथ देखिए कि अगर आपसे पूछा गया कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, राइट, फ्रॉइड ही आना था, लेकिन अब इसमें क्या है कि अब अगर आप 4 पेज में ईड, ईगो, सुपर ईगो का डिस्क्रिप्शन भर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि यू विल गेट द मार्क्स? नो। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, आपने क्या लिखा है? जस्ट फ्रॉइड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। तो आपको थ्योरी तो लिखना ही है, उसकी कंट्रीब्यूशन भी देना है। अब यहाँ से एविडेंस और क्रिटिसिज्म आपको डालना है इसमें। लेटर पर्सपेक्टिव जो डेवलप्ड हुए, लेटर फ्राइडियन भी थे, जैसे यूंग भी फ्राइड से अलग हुए, हॉर्ने वगैरह, इवन एना फ्राइड हरसेल्फ, बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हुए फ्रॉइड से ही होते हुए। तो आपको यहाँ पे ये जजमेंट देना है कि इन इंडियन पर्सपेक्टिव और इंडियन कल्चर और जो भी है आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो ये बात याद रखिए कि क्रिटिसिज्म
की लिस्ट दे देना मतलब क्रिटिकल इवैल्यूएशन नहीं है। आपको ये भी देना पड़ेगा कि अगर क्रिटिसिज्म किया गया है उस थ्योरी के रिगार्डिंग, तो थ्योरी की वैलिडिटी, एक्सप्लेनेटरी पावर या यूज़फुलनेस को किस प्रकार से वो प्रभावित करती है, राइट? किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो ये आपको देना पड़ेगा। अब देखिए यहीं पे क्रिटिकल जहाँ भी आप देखते हैं तो आपको लगता है कि नेगेटिव, यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट था तो आपने सारा जजमेंट के साथ सब कुछ ये किया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिटिकली एग्ज़ामिन, मतलब आप आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो क्रिटिकली एग्जामिन का फोकस जो है ना प्रोपोजिशन की केयरफुल एग्जामिनेशन पे होता है। जो सर्टेन प्रोपोजिशन, जो जैसे मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिखाया था आपको, तो उसकी फोकस उस प्रोपोजिशन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो आपने प्रोपोजिशन दिया कि चलो बचपन की कुछ सर्टेन एक्सप्लॉइटेशन के कारण अगर ह्यूमन बिहेवियर इम्पैक्ट हो रहा है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और एविडेंस सपोर्ट करना पड़ेगा कि देयर आर सर्टेन रिकॉर्डेड एविडेंस कि ऐसा बहुत सारा देखने में आया है कि ये है। तो आप उसको बैक करेंगे सर्टेन थ्योरी से, सर्टेन जो भी रिसर्च हो रहा है उससे, और काउंटर एविडेंस देंगे कि कुछ इसके काउंटर एविडेंस भी आ रहे हैं, लिमिटेशंस वही आ गया आपका, और लेटर आप कंक्लूजन से आप इसको इंड करेंगे। जैसे एग्जांपल है क्रिटिकली एग्जामिन द बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो बिहेवियरिस्ट की साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन को तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि दे डिड कंट्रीब्यूट वेरी मच रिगार्डिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बट उनकी आप ये मतलब जो लिमिटेशन थी, जैसे एक उन्होंने शायद बोला था ना कि कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था एक, आई थिंक इट वाज द इंट्रोस्पेक्टिव मेथड और व्हाट नॉट। तो जो भी उनकी एकदम आउटराइट रिजेक्शन किया था उन्होंने, उसको आपको देखना पड़ेगा कि उसकी लिमिटेशन क्या है, उनकी बेसिक एजम्पशन जो है उसकी भी वैलिडिटी आज के संदर्भ में क्या रह गया है। तो ये आपका क्रिटिकल एग्जामिनेशन कहलाता है, राइट? सो नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो कंपेयर की ओर आते हैं। अभी देखिए कंपेयर में क्या होता है ना कि स्ट्रेटेजी आपको बनाना पड़ेगा। कंपेयर में कोई भी है तो आपको दो चीज़ दिया रहेगा, उसमें एटलीस्ट आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि किस में आपको ये, तो मेन इसमें एरिया आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि कॉमन डायमेंशन पे लाइए। जैसे कंपेयर क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग का ये बनाएंगे, और कॉमन डायमेंशन जो यहाँ पे है ना, डायमेंशन 1, डायमेंशन 2, डायमेंशन 3, डायमेंशन 4, इस पे आप देखेंगे कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी क्या ये है, ये क्या डिफरेंस है, ये इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं इस कॉमन डायमेंशन पे, आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब डिफरेंस नहीं है ये। पार्डन मी। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉमन, आप कुछ लेके डायमेंशन लेंगे और उसमें दोनों में कंपेयर करेंगे, अच्छा ये इस तरह से बढ़ता है, ये इस तरह से बढ़ता है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो आपको डिफरेंस का कहता है। कोई निगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है, उसमें आपको क्या करना है कि आप रिलेवेंट डायमेंशन लेंगे कि मीनिंग क्या है, बिहेवियरल कंसिक्वेंस क्या होता है। अगर निगेटिव रीइंफोर्समेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं और पनिशमेंट देते हैं, तो दोनों का बिहेवियरल कंसिक्वेंस क्या सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्यों है। तो उसमें आप एडिशन एंड रिमूवल ऑफ स्टिमुलाई, देखिए रीइंफोर्समेंट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐड किया जाता है, मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐड ऐड करने का ये पॉजिटिव साइन है कि रीइंफोर्समेंट आप जहाँ भी देखेंगे आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, एवर्सिव स्टिमुलाई और जो आपको अच्छा लगता है वो स्टिमुलाई जो भी है। लेकिन जब रिमूवल करते हैं तो क्या हो रहा है उसके कारण, पनिशमेंट के कारण। तो ये आप देख लीजिए कि क्या आपको किस तरह से कॉन्ट्रास्ट ये इस्टेब्लिश कर रहा है। अब फ्यूचर बिहेवियर में क्या, मतलब दोनों में स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा रहेगा, पनिशमेंट का ज़्यादा रहेगा या निगेटिव रीइंफोर्समेंट का रहेगा। मैं डिटेल में अभी कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि कॉन्ट्रास्ट में आपको अंतर स्पष्ट करना होगा। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट मीन्स डिफ्रेंशिएट नहीं होता है एग्जैक्ट, अगर इंग्लिश में आप देखें कॉन्ट्रास्ट तो अंतर हो गया, लेकिन विभेद जो है ना वो डिफरेंट है। मतलब दो या दो से अधिक कंसेप्ट को अलग करने वाली डिस्टिंग्विस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को स्पष्ट करना होता है। प्रिसीजन यहाँ पे मैटर करता है, मतलब डिफरेंशिएट, मतलब दोनों थ्योरी, अगर थ्योरी ए थ्योरी बी है तो इनको कैरेक्टरिस्टिकली डिफरेंशिएट करने वाला कौन सा फैक्टर है जो इसको अलग बनाता है इससे, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और निगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर दो है तो उसमें ऐसे टेबल बेस्ड प्रेजेंटेशन का बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बनाते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये हो गया, निगेटिव ये हो गया, पॉजिटिव में क्या होता है, आपको स्टिमुलस को आप ऐड करते हैं तो बिहेवियर किस तरह से बढ़ता है, नेगेटिव में आप स्टिमुलस को रहने देते हैं, ऐड करते हैं किस तरह का, तो किस कैसे वो होता है, तो आपको देखना पड़ेगा। तो ये अभी तक हमारे 14 डायरेक्टिव्स को हमने कंप्लीट किया है। इलस्ट्रेट में देखिए, इलस्ट्रेट में आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है कि आप अपना पर्सनल एग्जांपल कुछ जो आपने देखा होगा उसको आप डाल सकते हैं। दैट डज नॉट नीड टू बी रिसर्च बेस्ड और एक्सपेरिमेंटली वैलिड। आपको पहले ये दिखाना है कि आपने वो जो समझा है उसको आप क्लासरूम सेटिंग पे अगर कुछ थ्योरी है उसको आप अगर दिखा रहे हैं कि मैंने इस तरह से क्लासरूम में अपना ये सर्टेन थ्योरी के एस्पेक्ट को इम्प्लीमेंट किया और ये बिहेवियर देखने को मुझे मिला, तो वो भी एग्जाम्पल आपका
उसमें एक्सेप्टेबल रहेगा। तो एग्जाम्पल केवल डेकोरेशन के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें कंसेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिमोन्स्ट्रेट करती है, वो दिखना चाहिए। जैसे कि इलस्ट्रेट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विद सुटेबल एग्जाम्पल अगर पूछता है, तो बंड्योरा की आपकी एक्सपेरिमेंटल कंटेक्स्ट आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ऑब्वियसली, और उसमें आपको चाइल्ड जो ऑब्जर्व कर रहा है पेरेंटल बिहेवियर को, पीयर मॉडलिंग को, क्लासरूम मॉडलिंग को, मीडिया मॉडल्स को, इसके कारण जो क्लासरूम में इफेक्ट पड़ता है उसको दिखाना पड़ेगा कि once you started modeling the child around positive behaviors using the means of media or using peer modeling etc, तो आपने देखा कि हाँ सर्टेन डिस्टर्बिंग या कोई चाइल्ड था, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी जो भी रहा होगा, उनके बिहेवियर में भी मॉडिफिकेशन आया और दे स्टार्टेड शोइंग बेटर बिहेवियर। तो ये आप एग्जांपल आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अब देखिए इलस्ट्रेट के बाद हमारा आता है जस्टिफाई। मतलब आपने अगर ये किया है, प्रोपोज़िशन कोई भी दिया हुआ है, एक क्लेम किया हुआ है, तो उसको एविडेंस और रीज़निंग के आधार पे आपको डिफेंस करना पड़ेगा। तो जस्टिफ़ाई करना होगा, ठीक है? आपसे पूछता है कि क्या आप मान लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, तो जस्टिफ़ाई द इम्पोर्टेंस ऑफ च अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ पे ये पहले से ही ये चीज़ माना गया है प्रीपोज़िशन कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस जो है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। इसको आपको नहीं ये करना है कि ये प्रूव करना है कि अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन लेटर लाइफ। ये आपको मेन आपका वो नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं सिर्फ करना है, आपको इस्टेब्लिश करना होगा कि किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है और ये इम्पोर्टेंट भी क्यों है। तो अब हम चलते हैं कि इस पे कॉमन कमेंट करने पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि कमेंट ऑन दिस फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ कमेंट ऑन द रिलेवेंस ऑफ साइकोएनालिटिकल थ्योरी इन कंटेम्पोररी साइकोलॉजी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को लेंगे, कंटेम्पररी एविडेंस दिखाएँगे, जो भी क्लिनिकल रिलेवेंस है और क्रिटिसिज्म है उसको देते हुए ओवरऑल लेटर साइकोलॉजी के डेवलपमेंट पे एक कंटेम्पररी मतलब जो अभी चल रहा है उसके अभी जैसे कंटेम्पररी एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कॉग्निटिव है या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। तो ये एक कमेंट आपने दिया, तो इसमें नॉलेज प्लस एनालिसिस प्लस एविडेंस एंड जजमेंट, ये सारा चीज़ आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट डायरेक्टिव हमारा है एसेस करने का। मतलब आप आकलन कीजिए कि किस तरह से ये फिनोमेना या थ्योरी जो भी है आपके पास, उसकी इंटरवेंशन क्या है, किस एक्सटेंट तक जाती है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब अभी के समय में क्या सिग्निफिकेंस है, वो भी देखना है आपको, इफेक्टिवनेस एज वेल एज वैलिडिटी का आपको उसको एसेस करना है, ठीक है? मतलब एसेस में आपको थ्री कंपोनेंट्स यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस थ्योरी इज, हाउ इफेक्टिव इट इज राइट नाउ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट। अब कई सारी लिमिटेशन होती है ना, तो उसमें आप एसेस कीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंसिडरिंग दिस लाइक assess the contribution of cognitive psychology to कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी, मतलब अभी की जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है उसमें किस तरह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने ओवरऑल योगदान दिया है। तो आपको सिर्फ ये नहीं कि आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी विच वी टॉक्ट अर्लियर उसको डिस्क्राइब कर देंगे, बाकी आपको ये भी देखना होगा कि कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी में अभी के समय में उसका क्या रिलेवेंस रहा है। तो अभी तक हमने 18 थी ये टोटल 18 डायरेक्टिव को देखा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा वो दिखाना चाहता हूँ कि शॉर्ट में आप थोड़ा याद रखने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक्सप्लेन अगर है तो इसका मतलब हो गया समझाइए और स्पष्ट कीजिए, ठीक है? इसमें आपको जो एग्जामिनर है, द डायरेक्टर इज आस्किंग यू, आई मीन द एग्जामिनर ऑब्वियसली, टू क्लियर द कंसेप्ट, राइट? तो इसमें आपको क्या मैकेनिज्म अपनाना है, मतलब डिफिनीशन, मैकेनिज्म एंड एग्जांपल, ये एम्फेसिस आपको रखना है अपने आंसर में। ऐसे ही अगर डिस्क्राइब आप देखते हैं मतलब वर्णन करना है, तो उसमें आप फीचर्स बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे और सिस्टमेटिकली इसको आप प्रेजेंट करेंगे, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स, स्टेजेस, कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पहले देखा था और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे पियाजे वाला एग्जांपल यहाँ पे दिया गया था साइकोलॉजी के लिए। इलेबोरेट में ऑब्वियसली विस्तार से समझाना है, तो मैं इसको एक एक करके रीड नहीं करने वाला हूँ कि आपको प्रॉपर ये करूँ, टाइम वेस्टेज नहीं करना है, कुछ भी टू द पॉइंट रहना है, हमने अभी तक ये कर लिया है सारा। अब देखिए कि अगर मैं इंटेलिजेंस का आपको बाद में रखता हूँ, अब हम डायरेक्ट एक यूनिवर्सल आंसर डिज़ाइन देखते हैं। जब टॉपिक्स को सेम रखते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए हम इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस के अलावा अगर हम लर्निंग में आते हैं, लर्निंग में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, तो मैं उसको बाद में रखूँगा। अभी आप ये ध्यान रखें कि ये नेमोनिक जो है आपका IDAEC, राइट? तो आई फॉर आपको ये रखना है कि इंट्रोडक्शन करना है। जो भी आपको ये मतलब सबके लिए नहीं, ये यूनिवर्सल है, मतलब मैक्सिमम आंसर्स जो आप देखते हैं, व्हाट यू सी इन दैट दोज आंसर, ये आपका मेन यूनिवर्सल एक फॉर्मेट रहता है। डी फॉर आप उसको डेवलप करते हैं, जो आपने इंट्रोड्यूस किया उसको आप फिर डेवलपमेंट फेज में ले जाते हैं, अपने आंसर को एक्सपैंड करते हैं। ए इज़ फॉर एनालिसिस ऑब्वियसली, ये आपका यहाँ पे भी दिया ही हुआ है। ई फॉर एविडेंस,
और सी फॉर कंक्लूजन। तो ये IDAEC जो फ्रेमवर्क है ना, इसी में हम क्या करते हैं कि डायरेक्टिव जितने भी हैं अभी तक, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होता है। कई में ये कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट को हम नहीं भी लिखेंगे, और कई में इनका वेटेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंटेशन माइट बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्टिव। तो इसका एक सिंपल सा ये है, देखिए किसी भी चीज़ को आप ये नहीं समझेंगे, बट एक ये आप ये समझ सकते हैं कि डायरेक्ट कंप्लीट आप इस फ्रेमवर्क को कोशिश करेंगे ये करने का, फॉलो करने का। अब जैसे एक्सप्लेन है तो इसमें इंट्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट लिखेंगे। आपके पास टाइम कम है तो आप अननेसेसरी चीज़ को ऐड मत कीजिए। जितना आपसे पूछा गया है आप उसको एटलीस्ट वो काम आप पहले पूरा करेंगे, और वही करना है। एक्स्ट्रा ऐड करने की क्या ज़रूरत है आपसे, जब जो आपको डायरेक्टिव बता दिया गया है आप उसी फ्रेमवर्क में रहे। ऐसे सिमिलरली डिस्क्राइब में आपको डेवलपमेंट एंड सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है, तो ये जो ऊपर में दिखाया गया ना IDAEC, उसी में से जैसे किसी में आपने डेवलपमेंट नहीं लिया है ऐसा दिखेगा नहीं आपको। मैक्सिमम जितने भी होंगे उसमें मोस्टली में आपको डेवलपमेंट दिखते हैं, बट अगर एनालाइज आपके पास आता है तो आप एनालिसिस करेंगे एंड एविडेंस देंगे। मतलब A and E इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनालाइज टाइप ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विच हैव एनालाइज एज अ डायरेक्टिव, राइट। तो उसमें आप इस तरह से देखेंगे। तो ये इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट जो भी है डायरेक्टिव बेस्ड, जिसमें एम्फेसिस क्या रहेगा। हम आगे एक चीज़ कॉमन मिस्टेक देखते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जितने भी हम लोग आंसर करते हैं उसमें सबसे पहला मिस्टेक ये करते हैं कि हर प्रश्न को हम एक्सप्लेन समझ लेते हैं। अगर हमसे पूछा गया है कुछ भी डायरेक्टिव में, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रहता है कि जितना भी हमें आता है हम सब लिख दें। तो वो आपका कंटेंट करेक्ट होगा लेकिन डायरेक्टिव सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये पहले भी बात बोली जा चुकी है सेम इटरेटिव प्रोसेस में। अगेन एंड अगेन वी आर रिपीटिंग सेम थिंग कि आपको ये नहीं लिखना है कि आप क्या जानते हैं, आपसे क्या पूछा गया है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना होगा। मिस्टेक नंबर 2 इज़ द क्रिटिकल का अर्थ मोस्टली नेगेटिव समझ लेना, ये नहीं होता है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन में बैलेंस्ड आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ भी दीजिए, एविडेंस दीजिए, लिमिटेशन दीजिए। अब अगर क्रिटिकल देखा और स्ट्रेंथ नहीं मेंशन कर रहे हैं तो ये आपकी ये हो गई कि आप नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं। कई बार बहुत सारे ऐसे एजुकेटर भी हैं जो इवन सिविल सर्विसेज में आपको ये कमेंट करते हैं कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है तो आप नेगेटिव शो करने से बचें। ये बोला इसलिए जाता है कि ऐसा ना हो कि आप पॉलिसी के खिलाफ आप नेगेटिव हैं, बट आप दिखाएँ कि क्या-क्या पॉजिटिव है एज़ वेल एज़ कुछ चीज़ें जो हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, वो ऐड करना होता है। सिमिलरली मिस्टेक नंबर 3 इज़ डिस्क्रिप्टिव को एनालिसिस से कन्फ्यूज़ कर लेना। अब क्या होता है कि डेफिनिशन और थ्योरी लिख देना अपने आप एनालिसिस नहीं हो जाता है। एनालिसिस में ऑब्वियसली जो मैं पहले भी बताया गया था, रिलेशनशिप, मैकेनिज़्म, असम्पशन एंड रीज़निंग, इन 4 चीज़ों को आपको मेन देखना पड़ेगा आंसर राइटिंग में आपने कवर किया है कि नहीं। एंड फोर्थ मिस्टेक इज़ क्रिटिसिज्म की लिस्ट बना देते हैं। जब क्रिटिसिज्म दिखा कहीं आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज़, क्रिटिकली कमेंट, तो आप क्या कर लेते हैं कि लगे आप सारे नेगेटिव और लिस्ट बनाने। नहीं, देखिए दोनों चीज़ एक बात, पहली बात है नहीं, आप इवैल्यूएट नहीं मत कीजिए उसको। आपको बताना होगा कि क्रिटिसिज्म थ्योरी की वैलिडिटी या यूज़फुलनेस को किस प्रकार प्रभावित करता है। मतलब जो भी क्रिटिसिज्म आप इंट्रोड्यूस करेंगे उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ इट अफेक्ट्स द ओवरऑल थ्योरी एंड इट्स इंटरप्रिटेशन एज़ यूज़फुलनेस। तो ये आपको रखना पड़ेगा। छोटा-सा 10 सेकंड डायरेक्टिव टेस्ट आप ये लगा सकते हैं कि आंसर शुरू करने से पहले आप सोचिए, ठीक है? 10 सेकंड ज़रूरी नहीं है 10 सेकंड, बट आप अपने जितना कम समय लें, जितना, लेकिन कुछ समय लें, आप उसमें चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करें कि टॉपिक किस प्रश्न पे है, मतलब किस विषय पे है प्रश्न ये। उसके बाद आप डायरेक्टिव देखें कि मुझे क्या पूछा गया है, किस चीज़ पे मुझे फ़ोकस करना है, स्कोप, इसके डायमेंशन, रिलेवेंट जो-जो है, एंड जजमेंट क्या ज़रूरी है भी, या मैं अपने आप ही इसमें जजमेंट पास कर रहा हूँ। इस चीज़ को आप सोच लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें, ठीक है? तो टॉपिक, टास्क, स्कोप एंड जजमेंट इज़ मेन फार्मूला फॉर दिस। फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा ये देखिए कि अब ये हमेशा यही चीज़ वही, अब मैं फिर से रिपीट है कि आपको ये नहीं देखना है कि आपको क्या पता है, बल्कि ये देखना है कि व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू डू विद द कंसेप्ट एंड द नॉलेज यू डू हैव। तो हम ये फाइनल टेक अवे के साथ ये चलते हैं। डायरेक्टिव, एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर केवल इन्फॉर्मेशन का कंटेनर नहीं है, यह एक डायरेक्टेड आर्गुमेंट है। तो इसीलिए ये डायरेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो नॉलेज, स्ट्रक्चर, डायरेक्टिव अलाइनमेंट, एविडेंस एंड रीजन, कंक्लूजन, अगर ये चीज़ है तो आपको बहुत ही बेहतर आंसर मिलेगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। तो मैं एक पहले सोच रहा था कि मैं इसको मॉड्यूल को इसी में कवर करूं, बट आई थिंक इन मॉड्यूल 2 आई विल टेक सिंपल say a concept of classical conditioning which is a learning topic in साइकोलॉजी। तो मैं इसको लेके आगे बढ़ूंगा मॉड्यूल 2 में। ये मैं दूसरे लेक्चर में करता हूँ, बिकॉज द फर्स्ट मॉड्यूल इज आई थिंक यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज राइटिंग एनी आंसर। ऑब्वियसली साइकोलॉजी का मैंने एग्जांपल लिया है, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू एंड व्हाट दिस डायरेक्टिव मीन्स।
तो आप पॉज़ कर सकते हैं इसको, आप फिर से देख सकते हैं। वी विल कवर इन मॉड्यूल 2 द सेम कांसेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग विद डिफरेंट डायरेक्टिव्स। और ये मैंने इसलिए ये रखा है कि मैं आपको बाद में बताऊँ कि अगर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग आपसे पूछा जा रहा है, देन व्हाट यू हैव टू राइट। अगर सेम चीज़ में आपको डिस्कस क्लासिकल कंडीशनिंग एज़ अ फॉर्म ऑफ लर्निंग पूछा जा रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू, सिमिलरली एनालाइज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो मैंने इसको स्ट्रक्चर रखा है इस फॉर्म में कि मैं इसको आपको दिखाऊँगा अगले लेक्चर में कि किस तरह से एक ही कंसेप्ट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टिव के साथ हम देख सकते हैं कि हाउ इट शेप्स डिफरेंटली। एंड फ्रॉम थर्ड मॉड्यूल ऑनवर्ड आई विल स्ट्रिक्टली focus on psychology as well as different kind of answer writing in third module onward. So that's it from my side. Thank you for watching.